बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा यूरोपियन लेक्चर सीरीज़ का 7वां लेक्चर है, जिसमें हम चैप्टर 2 का लास्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, जो है द डायरेक्टरी। ये स्टार्ट होता है जब नेशनल जो कन्वेंशन है और रेन ऑफ टेरर, जहाँ पे रोबिस्फेयर को गुलिटाइन किया जाता है, उसके बाद। तो अब हम देखते हैं कि ये डायरेक्टरी क्या है, इनके क्या क्या काम थे, इनकी जो स्ट्रक्चर थी, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पार्लियामेंट की, वो कैसी थी। ये 1795 से 1799 तक रहते हैं। अच्छा, इन्होंने सबसे पहले पॉलिसी ऑफ टेरर, रेन ऑफ टेरर जो थी, उसको एंड किया और इन्होंने जैकोबिन्स पे बैन कर दिया कि वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं कर सकेंगे, इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकेंगे। अच्छा, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वो देते हैं 1795 में, जिसमें सिर्फ वही लोग वोट दे सकेंगे जो टैक्स पे करते होंगे। इसके अलावा कोई भी वोट नहीं दे सकता, क्योंकि स्टेट अफेयर्स को अगर रन करना है तो रेवेन्यू से करना होगा, तो जो टैक्स देंगे वही पार्टिसिपेट करेंगे। इन्होंने दो गवर्निंग बॉडीज बनाई, टू गवर्निंग बॉडीज। आज के दौर में हम ये कह सकते हैं कि अपर हाउस एंड लोअर हाउस। अच्छा, तो एक उन्होंने काउंसिल ऑफ एल्डर्स बनाई, ये 250 पीपल्स पे मुश्तमिल थी, और जो लोग थे उनके लिए शर्त थी कि उनकी जो एज है मोर देन 45 ईयर्स हो। काउंसिल ऑफ 500, ये यंग पीपल की काउंसिल थी। इसमें जितने भी लोग थे मोर देन 30 ईयर ऑफ एज के, वो पार्टिसिपेट कर सकते थे। अच्छा, ये जो दोनों बॉडीज थी, ये लॉ मेकिंग बॉडीज थी। अब ये जो काउंसिल ऑफ 500 है, ये तब तक कानून पास नहीं कर सकती जब तक काउंसिल ऑफ एल्डर्स से परमिशन नहीं ले लेती, इजाजत नहीं ले लेती। अच्छा, इसके ऊपर उन्होंने बिठाया डायरेक्टरी ऑफ 5 पर्सन्स, इसलिए इसको हम इस नाम से मंसूब करते हैं, द डायरेक्टरी। तो वो जो डायरेक्टरी थी वो 5 लोगों की, अब 5 लोग इसको मिलकर गवर्न कर रहे हैं। पहले एक होता था, जैसे हमने देखा नेशनल असेंबली में, फिर लेजिस्लेटिव असेंबली में देखा हमने, फिर रेन ऑफ टेरर का जो टाइम पीरियड था, नेशनल कन्वेंशन का, वहां पे भी जो कमेटी थी उसको एक बंदा हेड कर रहा था। अब यहाँ पे उन्होंने कहा कि नहीं, अब डायरेक्टरी ऑफ 5 पर्सन होंगे, और जिसमें से हर बंदा हर 1 साल बाद रिटायर होगा, तो 1 रिटायर्ड ईच ईयर, ताकि किसी एक बंदे की मुनाफली कायम ना हो सके। अच्छा, इसमें एक और शर्त भी लगाई गई कि 2/3 ऑफ एल्डर्स, 2/3 ऑफ एल्डर्स एंड 500 जो हैं काउंसिल वुड बी चूजन फ्रॉम द कन्वेंशन ओनली। मतलब 2/3 और 500 जो हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो वो कन्वेंशन से हम चूज करेंगे। अब कन्वेंशन क्या है? कन्वेंशन वही है इलेक्टेड पीपल की कांग्रेस। तो इट मीन्स कि वो लोग पहले इलेक्ट होंगे फिर आगे आएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, इनकी मुखालफत करने के लिए रॉयलिस्ट और जैकोबिन मिल के मार्च करते हैं, ताकि हम इन पे प्रेशर डालें, या फिर इन पे अपना होल्ड मुसलत करके हथियारों के जरिए, आर्मी के जरिए, तो हम दोबारा पार्लियामेंट पे काबिज हो जाएं। तो इन्होंने मार्च किया और कन्वेंशन के जो काम थे उनके अगेंस्ट। तो 5 अक्टूबर 1975 में 1795 है, सॉरी, 5 अक्टूबर 1795, ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, 1975 लिखा हुआ है, ये 1795 है। तो उसमें वो जो मार्च है वो टिलोरीज पैलेस पहुंच जाता है, जहाँ पे ये डायरेक्टरी और ये जो 2 काउंसिल्स हैं, ये हैं। काउंसिल्स कौन सी हैं? काउंसिल ऑफ एल्डर एंड काउंसिल ऑफ 500। लेकिन यहाँ पे जो मजे की बात होती है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात, वो ये कि जैसे ही ये पैलेस के करीब पहुंचते हैं, तो एक लीडर होता है आर्मी का, उस वक्त आर्मी वहां पे मौजूद थी, वो इन लोगों पे फायर का हुक्म देता है कि जो गन्ने हैं, तोप्स हैं, उनसे उसने उन पे फायर करवाए, गोले फेंके उन लोगों पे। तो इस तरह ये जो पूरा मार्च है, ये लोग बिखर गए और ये अपनी जान बचा के निकल गए, कुछ लोगों की डेथ भी हुई।
तो अब यहाँ पे वो जो शख्स था जिसने ऑर्डर दिया था कि इन पे फायर कर दो, डिमोन्स्ट्रेटर्स पे, एहतजाज करने वाले लोगों पे, तो वो नेपोलियन बोनापार्ट था। अब हम देखते हैं कि किस तरह ये कनेक्शन मिल रहा है। नेपोलियन बोनापार्ट का राइज यहाँ से स्टार्ट होगा। आगे हम देखेंगे कि वो 1815 तक किस तरह पूरे फ्रांस पे डोमिनेट हो जाता है, पूरे फ्रांस पे वो अपना तसल्लुत कायम रखता है। अच्छा, अब हम डायरेक्टरी की हमने स्ट्रक्चर देखी, और अब हम उनका देख रहे हैं कि उनके अंडर जो वार्स हुई उसको क्या बना था। अच्छा, वार्स ऑफ एनेक्सेशन एंड कंक्वेस्ट। अच्छा, अब हम देखते हैं कि जो पहला कोएलिशन बना था वो 1795 में एंड हो जाता है, एंड ऑफ फर्स्ट कोएलिशन। यहाँ पे इनको कहाँ कहाँ विक्ट्रीज होती हैं? राइनलैंड में, नॉर्दर्न इटली में और स्पेन में। हमने यहाँ पे पिछले लेक्चर में लास्ट में बोला था कि जो फ्रांस है उसने अपनी वार स्टार्ट की, पहले ऑस्ट्रिया और प्रूशिया के साथ था, फिर उसने हॉलैंड के साथ, ब्रिटेन के साथ और स्पेन के साथ भी वार स्टार्ट कर दी। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि उन्होंने विक्ट्रीज हासिल की राइनलैंड पे। ये राइनलैंड किसके पास था? ऑस्ट्रिया के पास था। तो ये ऑस्ट्रिया राइनलैंड प्रोवेंस था। ये बॉर्डर था, मुश्तरका बॉर्डर किसका? फ्रांस का और ऑस्ट्रिया का। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा ओवरव्यू भी दूंगा। यहाँ पे हमारे पास ये फ्रांस है, तो ये जो ऑस्ट्रिया है ये सारी टेरिटरीज इसी की थी। तो यहाँ पे जो राइनलैंड था यहाँ पे था, तो बेसिकली ये इस तरह है, ये ऑस्ट्रिया यहाँ तक आता है, ये सारी टेरिटरी ऑस्ट्रिया की है। तो ये जो राइनलैंड है वो यहाँ पे है। तो फ्रांस ने यहाँ पे कब्जा किया राइनलैंड पे। राइनलैंड पे क्यों कब्जा किया उसकी रीजन मैं आपको ये बताऊं कि ये एक बहुत ही कीमती जगह थी। इसमें कोल था, एनर्जी के हवाले से बड़ी जरखेज जगह भी थी, एग्रीकल्चर के हवाले से इंडस्ट्रीज को जाने के लिए जो ईंधन होता था, कोल होता था, वो यहाँ से निकलता था। अच्छा, फिर नॉर्दर्न इटली में, ये हमारे पास इटली का इलाका है, ये सारा इसका जो नॉर्दर्न पार्ट है यहाँ पे इसको कामयाबी मिली। अच्छा, फिर हम देखते हैं कि उन्होंने कहा कि स्पेन में, ये पूरे स्पेन पे भी नेपोलियन और ये जो डायरेक्टरी है इन्होंने कब्जा कर लिया था, क्योंकि नेपोलियन को इस बात पे उन्होंने आर्मी का हेड बना दिया था। तो अब जितनी भी वार स्टार्ट हुई थी वो नेपोलियन की मौजूदगी में उसके जेर साया स्टार्ट हुई। तो अब नेपोलियन फ्रेंच आर्मी को लीड कर रहा है। तो हम देखते हैं कि ये फ्रांस है, यहाँ पे इन्होंने राइनलैंड पे भी कब्जा कर लिया, नॉर्दर्न इटली पे भी कब्जा कर लिया, ये इनके साथ स्पेन है। तो स्पेन पे भी नेपोलियन ने कब्जा कर लिया, विक्ट्रीज हासिल कर ली। अब आगे देखते हैं क्या होता है मजीद। ये देखते हैं कि 1795 में प्रूशिया और स्पेन, प्रूशिया अब कहाँ पे है? ये जो मैंने गुलाबी का बनाया हुआ है ये सारी स्मॉलर जर्मन टेरिटरीज हैं, और यहाँ पे प्रूशिया आता है, इस जगह पे प्रूशिया के साथ और स्पेन के साथ एक ट्रीटी साइन होती है, पीस ट्रीटी होती है फ्रांस की, ट्रीटी ऑफ बेसल, जिसमें जो फ्रांस की पोजीशन है बैंक ऑफ राइन पे, मतलब राइन के किनारे जो है लेफ्ट बैंक ऑफ राइन, वहां पे वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। जिनके साथ ट्रीटी होती है, प्रूशिया के साथ ट्रीटी होती है, और किसके साथ? स्पेन के साथ। ये कहाँ पे होती है? ट्रीटी ऑफ बेसल इसको बोलते हैं। तो ये कंफर्म कर देते हैं, फ्रांस को कह देते हैं ठीक है हम एक्सेप्ट करते हैं कि राइनलैंड पे जो कब्जा है तुम्हारा वो ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि नॉर्दर्न इटालियन कैंपेन जो होती है उसका क्या बनता है। यहाँ पे ऑस्ट्रिया को और सार्डिनियन जो फोर्सेस हैं उनको डिफीट होती है। और ऑस्ट्रिया और सार्डिनिया कहाँ पे है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये सार्डिनिया, ये जगह, ठीक है ना। और ऑस्ट्रिया यहाँ पे था, ऑस्ट्रिया की भी मिलिट्री इटालियन टेरिटरी में थी, क्योंकि ये सारा इन्हीं के होल्ड में आता था। तो यहाँ पे भी नेपोलियन को फतह होती है, और ये सार्डिनिया के इलाके में भी फतह होती है। अच्छा, फिर हम देखते हैं अक्टूबर 1797 में ऑस्ट्रिया जो है एक्सेप्ट कर लेता है फ्रांस के होल्ड को, और कैंप फोर्मियो में उन्होंने एक ट्रीटी साइन की जिसका नाम भी कैंप फोर्मियो रखा गया, टू रिकॉग्नाइज द दो टेरिटरीज हैं उनको उन्होंने रिपब्लिक बना दिया।
ये ऑस्ट्रिया के कब्जे में थी। ऑस्ट्रियन और सार्डियन फोर्सेस हैं उनको डिफीट होती है नॉर्दर्न इटली में अक्टूबर 1797 में। ऑस्ट्रियन जो हैं एग्री हुए कैंप फोरवियो में टू रिकॉग्नाइज द टू रिपब्लिक्स। लिगोरियन एक कैसल पॉइन है। ये दो जो रिपब्लिक्स हैं ये ऑस्ट्रियन पोजेशन में थे, लेकिन फ्रांस ने इनको हथियाया और फिर ऑस्ट्रिया ने इनको एक्सेप्ट किया कि ये हमसे आज़ाद हैं और रिपब्लिक हैं। एंड फ्रेंच पोजेशन ऑन बेल्जियम एंड लेफ्ट बैंक ऑफ राइन। अब लेफ्ट बैंक ऑफ राइन पे क्यों इन्होंने एक्सेप्ट किया? हम देखते हैं कि पीछे उसने प्रूशिया से और स्पेन से भी एक्सेप्ट करवा लिया, ये अब ऑस्ट्रिया से भी एक्सेप्ट करवा लिया। वाइल रिसीविंग वीनस एंड मोस्ट ऑफ विनीशिया। ये वीनस और विनीशिया इटालियन टेरिटरी हैं जहां पे कब्जा था ऑस्ट्रिया का। तो ऑस्ट्रिया को फ्रांस ने ये कहा कि आप ये दोनों टेरिटरीज जिस तरह पहले आपके कब्जा में थी अब भी आप रख सकते हो। अब हम आते हैं आगे। इन 1798 जो पपेट्स रिपब्लिक्स हैं उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया पेपर टेरिटरीज को और स्विट्जरलैंड को। अब ये वो टेरिटरीज हैं जो फ्रांस के इलाके में है, फ्रांस के कब्जा में है, तो ये भी एनेक्स हो जाती हैं एक किस्म के उसके साथ, फ्रांस के साथ। वार ऑफ सेकंड कोएलिशन हम देखते हैं। ये थी पहले वार ऑफ फर्स्ट कोएलिशन, अब सेकंड कोएलिशन। तो फर्स्ट सेकंड कोएलिशन को देखते हैं 1798 से 1799 तक जाता है। यहाँ पे अलायंस होता है ब्रिटेन का, रशिया का और ऑस्ट्रिया का, ठीक है ना। जब तक इनका अलायंस रहता है तो ये जीतने लग जाते हैं नॉर्दर्न इटली में। हमने आपको बताया कि नॉर्दर्न इटली कहाँ पे है। इटली का नॉर्थ पार्ट जो कि करीब है फ्रांस के, और फ्रांस के भी करीब है, ऑस्ट्रिया के भी करीब है। तो अपर राइन में भी इन तीन स्टेट्स ने मिलके किसको हराया? फ्रांस को हराया। अच्छा, आगे हम देखते हैं, लेकिन ये कोलैप्स कर जाता है। ये जो कोएलिशन बना था इसमें से रशिया विड्रॉ कर जाता है। रशिया विड्रॉ क्यों करता है? उसके पीछे एक रीज़न थी। ब्रिटेन ने कहा कि मेरा सर्च का राइट होगा। क्यों राइट होगा? नेवल सुपीरियरिटी थी ब्रिटेन के पास। वो इंटरनेशनल जो वाटर्स हैं, सीज हैं, वहाँ पे स्ट्रांग आर्मी जो थी ब्रिटेन की थी, वो कह रहा था कि हम किसी भी वक्त किसी भी शिप को सर्च कर सकते हैं। तो रशिया ने कहा ये तो गलत बात है कि आप क्यों किसी की शिप को ऐसे सर्च करेंगे। तो इस गुस्से में उसने कोएलिशन को एग्जिट किया, वहां से निकला। तो इसके नतीजा हमें सामने आता है कि डिफीट ऑफ ऑस्ट्रिया होती है। ऑस्ट्रिया को नेपोलियन शिकस्त दे देता है मोरिंगो में और मोरियो में। तो ये 1800 में उसको शिकस्त देता है। फिर एट द एंड क्या होता है? ट्रीटी ऑफ लुनीवाइल 1801 में होती है। तो ये ऑस्ट्रिया और फ्रांस के दरमियान होती है, जिसमें ऑस्ट्रिया क्या करता है? ऑस्ट्रिया रिकॉग्नाइज कर लेता है फ्रांस की पपेट रिपब्लिक को। यहाँ पे जो हमने बताया कि पपेट रिपब्लिक जो है वो ज्वाइन करती हैं पेपल टेरिटरीज को और स्विट्जरलैंड को। अच्छा, पेपल टेरिटरीज कौन सी हैं? जो पोप के अंडर आती थी, ये अब फ्रांस के अंडर आ रही हैं। अच्छा, उनको एक्सेप्ट कर लेता है पपेट रिपब्लिक्स को इन इटली एंड स्विट्जरलैंड एंड यूनाइटेड प्रोविंस। ये इटालियन प्रोविंसेस हैं, यूनाइटेड प्रोविंस इनको कहा जाता है। इनको भी वो एक्सेप्ट कर लेता है। और ये के एनेक्सेशन बाई फ्रांस ऑफ ऑल टेरिटरी ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ राइन। और राइन पे उसने मजीद जितना भी कब्जा किया राइन लैंड पे, वो जो ऑस्ट्रिया और प्रूशिया और फ्रांस के दरमियानी बॉर्डर पे है, तो उसको भी वो एक्सेप्ट कर लेता है। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पूरे चैप्टर का, चैप्टर 2 का, चैप्टर 1 का, क्योंकि ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के रिलेटेड है, इनके रिलेटेड पास्ट पेपर में जो क्वेश्चन आए होंगे उसका रिव्यू लेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। और ये कि रिकमेंडेड बुक्स में से हम मुख्तलिफ रेफरेंसेस, कोटेशंस निकाल के रखेंगे ताकि आपको एग्जामिनेशन हॉल के लिए हम मुकम्मल एक कंपाइल्ड नोट्स प्रोवाइड कर सकें। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।